हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 12th के फर्स्ट चैप्टर का लेटर राइटिंग देख रहे थे। हमने लेटर राइटिंग का ऑलरेडी एक सेशन कर दिया है, अभी ये सेकंड सेशन है। तो आज हम फर्स्ट लेटर जो हमारा देख रहे हैं वो है लेटर टू अवेल लॉकर फैसिलिटी। तो हमने फर्स्ट सेशन में भी देखा था लेटर टू अवेल डेबिट क्रेडिट कार्ड, लेटर फॉर ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। तो ये एक सिमिलर टाइप का ही लेटर है। आपको बैंक के पास से जब भी कोई फैसिलिटी लेनी हो तो आप एक ही फॉर्मेट याद रखिए, और आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि आपको कोई भी टाइप की फैसिलिटी लेनी हो तो आप उसी फॉर्मेट में लिखिए। पहले आपका नाम और एड्रेस आएगा और उसके बाद आप जिसको लेटर लिख रहे हो, जो बैंक को लेटर लिख रहे हो, उसको आप एड्रेस करोगे टू द मैनेजर और बैंक का नाम और ब्रांच। अगर आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर बैंक का नाम और ब्रांच दिया हुआ है तो आपको वही मेंशन करना है, या फिर आप कोई भी नेम और ब्रांच लिख सकते हो। सब्जेक्ट आपको फिर जो आपका जो क्वेश्चन है उसी में से निकालना है, टू अवेल लॉकर फैसिलिटी इन द बैंक। और फिर आप शुरू करोगे सर, फर्स्ट अपना इंट्रोडक्शन देंगे। आपका इंट्रोडक्शन क्या रहेगा? आपका सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट नंबर, वो आपका इंट्रोडक्शन रहेगा। तो आप उसको बताएंगे कि आपका ये बैंक में, ये ब्रांच में ये सेविंग्स अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर ये है। और फिर आप फैसिलिटी ले रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे देखा था, और फिर आपको उसको बताना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली कौन सी फैसिलिटी लेनी है। सो सेकंड पैराग्राफ में हमने लिखा है, इन दिस रिगार्ड आई विश टू अवेल फैसिलिटी ऑफ लॉकर फॉर सेफ गार्डिंग इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड वैल्यूएबल्स। तो आप ये भी बता रहे हो कि लॉकर में आप क्या क्या चीज़ें रखने वाले हो, आप डॉक्यूमेंट भी रखने वाले हो, वैल्यूएबल्स भी रखने वाले हो। और उसके बाद आपको एक एश्योरेंस देना है कि आप जो भी बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन है विद रिस्पेक्ट टू लॉकर वो फॉलो करोगे, बैंक के जो भी फ़ीस एंड चार्जेस है वो सब पे करोगे। और फिर आप जब भी कोई फैसिलिटी लेते हो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा। तो हम हमेशा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या देते हैं? पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। तो वो सब की फ़ोटोकॉपी आप अटैच कर रहे हो वैसे मेंशन करना पड़ेगा। उसके साथ बैंक में यूजुअली नॉमिनेशन फॉर्म, अंडरटेकिंग, ये सब भी दिया जाता है। अंडरटेकिंग में मतलब एक सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया जाता है कि भाई मैं ठीक है आपके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करूँगा इस तरीके से। तो वो भी आप साथ में सबमिट कर रहे हो। तब थर्ड पैराग्राफ देखिए, आई एश्योर टू ओबे ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू यूसेज ऑफ द स्टोरेज लॉकर एंड पे ऑल चार्जेस। आप ओबे भी करोगे सारे रूल्स और सारे चार्जेस पे भी करोगे, इंक्लूडिंग द एनुअल चार्ज एंड लॉकर अलॉटमेंट चार्ज। तो आप देखो इसमें ये मार्क्स लेने के लिए ये सब वर्ड्स आपको यूज़ करना पड़ता है। आप ऐसे अगर आपको फ़ीस एंड चार्जेस के नाम नहीं आते तो आप सिंपल लिख सकते हो कि आई एश्योर टू पे ऑल द फीस एंड चार्जेस। लेकिन आप जब ये स्पेसिफिकली मेंशन करते हो ऐसे वर्ड्स जैसे एनुअल चार्जेस, प्रोसेसिंग फ़ी, लॉकर अलॉटमेंट चार्जेस, ऐसी स्पेसिफिक आप चार्जेस और फीस मेंशन करते हो तो सामने जो एग्जामिनर है उसको लगेगा कि ठीक है आपको थोड़ा बहुत कुछ आता है बैंक के प्रोसीजर के बारे में, तो वो आपको थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स दे सकते हैं। साथ ही जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिख रहे हो कि मैं सारे चार्जेस पे करूँगा, नेक्स्ट लाइन में हम लिख रहे हैं कि आप ये सारे चार्जेस मेरे अकाउंट में से कट कर सकते हो। तो इससे भी एग्जामिनर को पता चलता है कि आपको थोड़े बैंक के प्रोसीजर के बारे में पता है, बिकॉज बैंक यूजुअली यही करती है। आपका जब भी सेविंग्स अकाउंट होता है और सपोज़ आपका कोई लोन अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट या ऐसा कोई लॉकर फैसिलिटी सेम बैंक में है, तो वो आपके सेविंग्स अकाउंट में से ही सारे चार्जेस डिडक्ट कर लेते हैं। एनुअल चार्जेस या प्रोसेसिंग चार्जेस जो भी होता है वो, उसके लिए आपको उसको अलग से पैसा या चेक देने की ज़रूरत नहीं है या कैश देने की ज़रूरत नहीं, वो सब कुछ आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर लेती है। तो आप ये जब लिखते हो, आई परमिट द बैंक टू डिडक्ट द एनुअल चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस फ्रॉम माई बैंक अकाउंट, तो उससे ही पता चलता है कि आपको बैंक के प्रोसेस के बारे में थोड़ा नॉलेज है। तो ये आप 2-3 फ़ीस और चार्जेस के बारे में, फ़ीस और चार्जेस के नाम बाय हार्ट कर लीजिए। एनुअल चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस, इस तरीके के नाम बाय हार्ट कर लीजिए। और फिर ये चीज़ याद रखिएगा, आप एक अंडरटेकिंग दे सकते हो कि आप सेविंग्स अकाउंट में से डिडक्ट कर लो। साथ में हमने जो फोर्थ पैराग्राफ है उसमें एक चीज़ लिखी है। पहले तो हमने लिखा है वी आर सबमिटिंग 2 पासपोर्ट साइज़ फोटोकॉपी ऑफ आधार एंड पैन कार्ड फॉर KYC पर्पज़। तो यहाँ पे भी हम स्पेसिफिकली KYC वर्ड यूज़ कर रहे हैं। KYC बैंक करता है, जो नो योर कस्टमर करके एक प्रोसीजर होता है, उसमें ये लोग ID, एड्रेस, सारे प्रूफ्स लेते हैं। तो उसमें आपने जब KYC वर्ड यूज़ कर रहे हो तो उससे आपका बैंकिंग का नॉलेज पता चलता है।
उसके बाद हम लिख रहे हैं आई एम ऑल्सो सबमिटिंग नॉमिनेशन फॉर्म, अगेन स्पेसिफिकली बैंकिंग के लिए होता है। आई एग्री टू एंटर इन सेफ डिपॉजिट लॉकर एग्रीमेंट, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू इन्फॉर्म मी डेट एंड टाइम टू मीट यू फॉर साइनिंग द सेफ डिपॉजिट लॉकर एग्रीमेंट। तो ये हमने जो दूसरे जो फैसिलिटीज़ लिए थे जैसे क्रेडिट डेबिट कार्ड डीमैट अकाउंट, उसमें ये सेंटेंस मेंशन नहीं किया था। तो आपको ये सेंटेंस आप दूसरे लेटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई आपको पता है कि एक एग्रीमेंट साइन होता है, एक फ़ेस टू फेस आप एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। जो क्रेडिट कार्ड में यूजुअली ऐसा नहीं होता, क्रेडिट कार्ड यूजुअली ऑनलाइन ही होता है। पर ये जो सेफ़ डिपॉजिट सेफ़ लॉकर है, इस सब में ये सब प्रोसीजर करना पड़ता है, बिकॉज आप लॉकर में जो भी चीज़ें रखते हो उसका प्रॉपर इंश्योरेंस भी होता है। आप क्या क्या चीज़ें रखने वाले हो उसका लिस्ट बनाया जाता है, उन सब चीज़ों का इंश्योरेंस लिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको फ़ेस टू फेस मिलना पड़ता है एक बार बैंक के मैनेजर के साथ। तो इसलिए आप वो भी नॉलेज अपना दिखा रहे हो कि आपको पता है कि फ़ेस टू फेस मिलना पड़ेगा, उसके लिए आप उससे डेट और टाइम भी मांग रहे हो। एंड फाइनली प्रॉम्प्ट एक्शन इज़ एक्सपेक्टेड। सिमिलरली नेक्स्ट है हमारा लेटर टू गेट एन ओवरड्राफ्ट। इसका भी फॉर्मेट हमने सेम ही रखा है। पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, अपना सेविंग्स अकाउंट नंबर बताइए, उसके बाद बताइए कि आपको कौन सी फैसिलिटी चाहिए। ये ओवरड्राफ्ट है, लोन अकाउंट है, आपको कोई एजुकेशन लोन चाहिए, होम लोन चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आप उसमें अमाउंट बता सकते हो कि आपको कितने अमाउंट का लोन या ओवरड्राफ्ट चाहिए। तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन एन ओवरड्राफ्ट अकाउंट ऑफ 1,50,000 इन माई नेम एंड आई विश टू कनेक्ट माई ओवरड्राफ्ट अकाउंट विथ माई सेविंग्स अकाउंट नंबर। और फिर आप बता रहे हैं कि आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने वाले हो, आप सारे फ़ीस एंड चार्जेस पे करने वाले हो, और आप उनको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि जो भी फ़ीस एंड चार्जेस होता है अलग अलग टाइप के, जो एनुअल अकाउंट चार्जेस है, जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है, प्रोसेसिंग चार्जेस है, वो सब आप मेरे सेविंग्स बैंक अकाउंट में से डिडक्ट कर दीजिए। साथ ही आप उसको बता रहे हो कि आप एक एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे हो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो दे रहे हो, आईडी एड्रेस प्रूफ दे रहे हो फॉर KYC पर्पस, आप नॉमिनेशन फॉर्म दे रहे हो और एक अंडरटेकिंग दे रहे हो। इसमें भी सेम चीज़ है कि आपको एक बार फ़ेस टू फेस, अच्छा इसमें एक चीज़ हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं कि मैं ये जो ओवरड्राफ्ट है उसके सामने, मतलब ये सॉर्ट ऑफ एक गोल्ड लोन की तरह आप दे रहे हो, एक मॉर्गेज रख रहे हो। तो आप यहाँ पे आप बोल रहे हो कि मैं गोल्ड ज्वेलरी मॉर्गेज रख रहा हूँ। तो थर्ड पैराग्राफ में जो सेकंड लाइन है वहाँ पे हमने एक सेंटेंस ऐड किया है, आई अंडरटेक टू मॉर्गेज प्लेज गोल्ड ज्वेलरी वर्थ 2 लाख एज सिक्योरिटी फॉर द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो हमको ओवरड्राफ्ट कितने का चाहिए, 1.5 लाख का। उसके सामने हम क्या अंडरटेकिंग दे रहे हैं, मतलब ये अंडरटेकिंग है, अभी आपने ऐसा नहीं है कि लेटर के साथ सोना भिजवा दिया, अभी आप सिर्फ अंडरटेकिंग दे रहे हो कि मेरे पास 2 लाख का सोना है, उसको मैं मॉर्गेज करना चाहता हूँ, और वो 2 लाख के सोने के सामने आप मुझे 1.5 लाख का ओवरड्राफ्ट दे दीजिए। और फिर अभी आप 2 लाख, ये तो आपने अंडरटेकिंग दिया ना कि मैं आपको सोना दूंगा, अभी एक्चुअली आपको सोना देने के लिए बैंक में जाना पड़ेगा। तो आपका जो लास्ट लाइन है उसमें आप उससे एक डेट एंड टाइम मांग रहे हैं कि काइंडली इन्फॉर्म मी द डेट एंड टाइम टू विजिट द ब्रांच टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गोल्ड एंड प्लेजिंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एज सिक्योरिटी एंड साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट। तो कोई भी लोन होता है उसमें भी एग्रीमेंट साइन किया जाता है, स्पेशली बिकॉज आप गोल्ड है या फिर और भी अगर कोई आपके एसेट्स है, जैसे शेयर्स है, आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो कुछ भी आप प्लेज कर रहे हो तो वो आपको जाना पड़ेगा और आपको एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। उसके लिए आप डेट एंड टाइम मांग रहे हो उनसे। एंड फाइनली प्रॉम्प्ट रिप्लाई इज़ एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट है आपको एजुकेशनल लोन चाहिए, तो अगेन आपका जिसमें सेविंग्स अकाउंट है उसी से आप मांग रहे हो। तो आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए कि आप इतने साल से 6 साल से उस बैंक के कस्टमर है, आपका सेविंग्स अकाउंट नंबर ये है, आपने एडवर्टाइजमेंट देखा था एजुकेशन लोन के बारे में, तो अभी आप बता रहे हो कि सेविंग्स अकाउंट तो मेरा है, अभी मेरे बेटे ने कोई एक प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम पास किया है, कैट एग्ज़ाम पास किया है, बहुत सारे हैं, SAT है, तो वो कोई एग्ज़ाम का नाम मेंशन कर दीजिए, नीट मेंशन कर दीजिए, JEE मेंशन कर दीजिए कि ये एग्ज़ाम्स पास किए हैं और उसे अच्छे मार्क्स मिले। मतलब आप उसको क्रेडिबिलिटी दिखा रहे हो कि भाई मेरा जो बेटा है वो या बेटी है वो इंटेलिजेंट है, उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, उसने अच्छा स्कोर किया है और उसको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है।
तो कैट एग्ज़ाम जैसे MBA के लिए होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है, तो यहाँ पे हमने लिखा है माई सन हैज़ अपीयर्ड फॉर कैट एग्ज़ाम एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स एंड हैव रिसीव्ड एडमिशन इन प्रेस्टीजियस IMA कॉलेज फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आपको जो भी अच्छे कॉलेज का नाम पता है उसके लिए आप एक बार जान लो कि भाई कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम और वो कॉलेज का मतलब पहले से ही एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम होने से पहले ही आप ये पता कर लो कि कोई अच्छे कॉलेज का नाम याद रख लो, और वहाँ कॉलेज में एडमिशन के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होता है वो याद कर लो, और फिर वो उसमें मेंशन कर देना, और फिर उसमें एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट लिख देना कि वहाँ का फ़ीस इतना है। तो आई विश टू अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन ऑफ 21 लाख फॉर हिज पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। और फिर आप बता रहे हो कि मैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करूँगा, मैं सारे फ़ीस एंड चार्जेस पे करूँगा, मैं इसके साथ अपना एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ID एड्रेस प्रूफ, मेरा खुद का ID एड्रेस प्रूफ, मेरे बेटे का ID एड्रेस प्रूफ, बिकॉज बेटे के लिए एजुकेशन लोन आप ले रहे हो, तो वो सब कुछ KYC पर्पज़ के लिए रख रहे हो। साथ में ही आप अपने बेटे को जो एडमिशन मिला है उसका प्रूफ भी दे रहे हो, बिकॉज एजुकेशन लोन है, इसलिए हम एक एडिशनल चीज़ दे रहे हैं कि भाई मेरे बेटे को एक्चुअली एडमिशन मिला है, वो एक्चुअली उस कॉलेज में जाने वाला है और उसी पर्पज़ के लिए ये पैसा यूज़ होगा। वो प्रूफ देने के लिए हम उसको जो एडमिशन मिला है उसका लेटर और कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस हम लेते हैं, वो सबका कॉपी देने वाला है। साथ में ये जो एजुकेशन लोन होता है यूजुअली बच्चों के नाम पे होता है, तो बच्चा तो अभी कमा नहीं रहा है, बच्चा तो 4-5 साल बाद ही कमाएगा एजुकेशन ख़त्म होने के बाद, तो फिर तब उसको जॉब मिलेगी सच में कि नहीं मिलेगी हमें नहीं पता है। तो इसीलिए उसके जो पापा है वो एज एन अंडरटेकिंग मतलब एज अ गारंटर रह रहे हैं। तो अगर सपोज़ उसको जॉब नहीं मिली तो उसके जो पापा है वो एज अ गारंटर उसका लोन रीपे करेंगे। नाउ नेक्स्ट है कंप्लेंट रिगार्डिंग रूड बिहेवियर ऑफ योर एम्प्लॉय। तो ऐसे जो सिचुएशन होता है जो बहुत ही सब्जेक्टिव सिचुएशन है, उसमें आप एक बार पेंसिल से जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स जॉट डाउन कर सकते हो। आपको पूरा सिचुएशन लाइक आपके दिमाग में पूरा जब स्टोरी बन जाए उसके बाद फिर आप उसको पेन से लिखना शुरू कीजिए, बिकॉज़ ये वाला जो कंप्लेंट है वो लिखने में मुझे भी 2-3 बार तो करेक्शंस करने पड़े, पर वो तो ठीक है मैं कंप्यूटर में कर रही हूँ इसलिए मैं करेक्शन कर सकती हूँ। आप जब लिखोगे तो उसमें बहुत ही कटिंग्स होगी, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप पहले पेंसिल से पूरा आपका जो स्टोरी है वो जॉट डाउन कर लीजिए, जो भी पॉइंट्स है आपके वो जॉट डाउन कर लीजिए और फिर उसको पेन से लिखना शुरू कीजिए। तो यहाँ पे जैसे हमने मेंशन किया है कि मेरा ये सेविंग्स अकाउंट नंबर है और मैं आपके 6 साल से आपकी कस्टमर हूँ। सो आई विजिटेड योर ब्रांच ऑफिस फॉर पासबुक प्रिंटिंग फॉर मशीन टू अपडेट ट्रांजैक्शंस ऑफ लास्ट 6 मंथ। मैं अपना पासबुक अपडेट करने के लिए आई थी आपके ब्रांच में। व्हेन आई अराइव्ड एट द बैंक द काउंटर हैड ओनली 1 पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी इन क्यू, मतलब क्यू में मेरे आगे सिर्फ एक ही पर्सन था। तो मैं पहले आप अपना बता दीजिए कि आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया था। सो आई हैड टेकन द टोकन नंबर एज पर प्रोसीजर, तो मतलब मैंने तो प्रोसीजर फॉलो किया। सामने आपके जो एम्प्लॉय ने क्या किया, हावेवर द एम्प्लॉय एट द काउंटर डिड नॉट कॉल माई टोकन, उसने मेरा टोकन नंबर नहीं बुलाया, इंस्टेड स्टार्टेड प्रिंटिंग पासबुक्स ऑफ अदर 2 पीपल हु आर स्टैंडिंग विदाउट टोकन, लेकिन दूसरे लोगों का काम करना शुरू कर दिया। फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर एंड एम्प्लॉय आई फाउंड दैट दे वर फ्रेंड्स ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब उनका दूसरों के साथ जो पर्सनल रिलेशन होगा उसके वजह से उन्होंने उसको प्रोसीजर अवॉइड करने में हेल्प किया। From the behavior of the when I objected to this behavior and asked the employee to stop allowing people to break the line, he became really angry and started scolding me for disturbing him during work and stand quietly. This was very humiliating for me as I did not do anything wrong. Even after this, he took my passbook and kept it aside and went on a tea break for over 25 minutes. The employee deliberately made me wait for over 30 minutes in the bank because I had asked him not to favor his friend. तो उसने पहले क्या गलती की, पहले तो अपने फ्रेंड्स को फेवर किया और मुझे लेट किया, और दूसरा जब उसने ऑब्जेक्ट किया तो उसकी बेइज्जती की, और फिर उसको और वापस, बिकॉज एक बार तो उसने एम्प्लॉय को गुस्सा दिला दिया, तो एम्प्लॉय ने बदला लेने के लिए क्या किया, उसका पासबुक लेके साइड में रख दिया और प्रिंट नहीं किया और वो अपने टी ब्रेक पे चला गया। इसके वजह से ये जो कस्टमर है उसे क्या प्रॉब्लम हुआ, पहले तो उसकी बहुत बेइज्जती हुई, वो फेल्ट वेरी ह्यूमिलिएटेड, और नेक्स्ट थिंग ये भी हुआ
कि भाई उसका जो काम था वो सिर्फ 3 मिनट का काम था, उसका जो एंटायर पासबुक प्रिंटिंग प्रोसेस था वो सिर्फ 3 मिनट का था, लेकिन उसको बैंक में 45 मिनट्स वेट करना पड़ा। बिकॉज पहले तो वो इंसान आया, उसको फिर वो लाइन में खड़ा हो रहा, उसके आगे 2 लोगों को वो एम्प्लॉई ने बिना वजह ऐड कर दिया, मतलब अलाउ कर दिया, तो उसमें शायद उसके 15-20 मिनट गए होंगे, और फिर वो इंसान 25 मिनट के लिए टी ब्रेक के लिए एम्प्लॉई चला गया। तो टोटल वो बोल रहा है कि उसको 45 मिनट्स डिले हो गया सिर्फ 3 मिनट के काम के लिए। इसके वजह से उसको पर्सनली क्या नुकसान हुआ, पहली चीज़ को उसकी बहुत बेइज्जती हुई, और सेकंड चीज़, आप जब बैंक में जाते हो तो वो आपके पास भी तो पूरा दिन नहीं होता है ना, आपके पास दूसरे काम लाइंड अप होता है, तो वो दूसरा उसका काम था, उसके लिए भी वो लेट हो गया। तो इस केस में हमने लिखा है कि वो जो पर्सन था, जो कस्टमर था, उसका बच्चे का स्कूल का टाइमिंग था और स्कूल के पहले वो आया था, तो वो स्कूल में अपने बच्चे को पिकअप करने के लिए लेट हो गया, जो कि अगेन इट इज़ नॉट सेफ फॉर द चाइल्ड, क्योंकि बच्चा अकेला था स्कूल में, तो इट इज़ नॉट सेफ फॉर द चाइल्ड। सो ही सफ़र्ड ह्यूमिलिएशन इन फ्रंट ऑफ अदर एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स, एंड उसके बच्चे का जो सेफ्टी है उस पर भी इश्यूज़ आ गए। सो वो बोल रहा है कि आप यू आर रिक्वेस्टेड टू, मतलब वो मैनेजर को बोल रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड टेक करेक्टिव एक्शन अर्जेंटली। आपकी जो बुक में है एक अलग टाइप का कंप्लेंट दिया है, इसमें मैंने आपको एक दूसरा टाइप का कंप्लेंट का ऑप्शन बता दिया, तो उससे क्या आपके पास 1-2 ऑप्शंस रहेंगे। आप इसको लाइक बाय हार्ट करने से बेटर है कि एक थोड़ा क्रिएटिव आप अपना कुछ बना के, शॉर्ट कुछ करके, उसको आपको याद रहे उस तरीके से एक स्टोरी बना के फिर आप लिखें। नेक्स्ट है ड्राफ्ट लेटर टू द बैंक मैनेजर रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ जन धन योजना। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं जन धन योजना के लिए, आप सिर्फ उससे बैंक से इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। और बैंक का नाम क्या दिया है, इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है, तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही ये इन्फॉर्मेशन मांगेंगे ना, तो इसलिए हमने लिखा है टू मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे ब्रांच का नाम मेंशन नहीं किया, तो ब्रांच आप कोई भी लिख सकते हो, लेकिन बैंक का नाम मेंशन किया है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही रखना है। एंड देन सब्जेक्ट में रहेगा रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट जन धन योजना। सो आप पहले बताओगे कि आपका सेविंग्स अकाउंट है और आपने एडवर्टाइजमेंट देखा था कि आपने नया स्कीम इंट्रोड्यूस किया है, और उसमें से एक स्कीम है जन धन योजना। तो इसमें आप बता रहे हैं कि मुझे रूल्स के बारे में इन्फॉर्म कर दीजिए। तो थर्ड पैराग्राफ में देखिए, और पहले सेकंड पैराग्राफ में देखिए कि आई विश टू अप्लाई फॉर द स्कीम इन नेम ऑफ माई वाइफ एंड मदर। तो उसके खुद के नाम पे नहीं चाहिए, उसको वाइफ और मदर के नाम पे चाहिए। सो काइंडली इन्फॉर्म मी अबाउट द बेसिक फैसिलिटीज़ एंड फीचर्स। क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या फ़ीचर्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डिटेल्स, अमाउंट ऑफ फीस पेएबल क्या है, एक्सपेक्टेड बेनिफिट, इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, कौन कौन से, और फिर ये अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन से आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ देने हैं, और ये एप्लीकेशन कब तक देना है। ये सारी डिटेल आपको जो भी चीज़ें याद आती है सब इसमें डाल दीजिए। नेक्स्ट है ड्राफ्ट अ लेटर इन्फॉर्मिंग लॉस ऑफ क्रेडिट कार्ड इशूड बाय द बैंक एंड आस्क द प्रोसीजर टू ऑब्टेन अ न्यू कार्ड। तो लॉस ऑफ कार्ड का हम फर्स्ट सेशन में भी, मतलब लेटर राइटिंग के फर्स्ट सेशन में एक बार देख चुके थे। तो इसमें आपको 2 चीज़ें डालनी है, लॉस ऑफ क्रेडिट कार्ड के बारे में बताना है, और आपको बताना है कि जो मेरा पुराना क्रेडिट कार्ड है उसके ट्रांजैक्शंस को प्लीज़ आप ब्लॉक कर दीजिए, उसमें से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, और प्लस आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मेरे को नया क्रेडिट कार्ड भी इशू कर दीजिए। तो पहले आप लिखिए सर, उसके बाद आप बताइए कि आपका ये सेविंग्स अकाउंट नंबर है और ये आपका क्रेडिट कार्ड नंबर है। तो आपका सेविंग्स अकाउंट नंबर 12 या 15 डिजिट का होना चाहिए, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर 16 डिजिट का होना चाहिए। तो ये केस में अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट नंबर नहीं बताओगे तो भी ठीक है, आप डायरेक्ट अपना क्रेडिट कार्ड नंबर बताओगे तो भी चलेगा। सो आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट टुडे, मतलब आप पहले तो आपका लॉस हो गया ना क्रेडिट कार्ड, उसका आप रीज़न बता रहे हो कि भाई मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहा था, मेरा वॉलेट चोरी हो गया, मेरे वॉलेट में मेरा क्रेडिट कार्ड था वो भी चोरी हो गया। सो आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट टुडे वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम पब्लिक ट्रांसपोर्ट माई वॉलेट वॉज लॉस्ट, माई वॉलेट कंटेन माई क्रेडिट कार्ड विच इज़ ऑल्सो लॉस्ट। इन दिस रिगार्ड काइंडली अरेंज टू ब्लॉक द ट्रांजेक्शन फ्रॉम माई क्रेडिट कार्ड।
काइंडली लुक इनटू द मैटर अर्जेंटली सो आई डू नॉट हैव टू बेयर एनी फाइनेंशियल लॉस। बिकॉज किसी और के हाथ में वो कार्ड लग गया और उसने ट्रांजैक्शन कर लिया तो उसका बिल तो इस कस्टमर के सिर पे आएगा ना। तो आप जल्दी से ब्लॉक कर दो ताकि कोई और उसको मिसयूज़ ना कर पाए। और फिर आपको जब भी ऐसे कोई इशू होते हैं कि आपको कोई चेक का स्टॉप पेमेंट करवाना है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड खो गया, तो आपको इमीडिएटली टोल फ्री नंबर पे या बैंक के ब्रांच पे फ़ोन करके बताना है। तो आप वो बता रहे हैं कि भाई मैं वो टोल फ्री नंबर पे ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूँ और ये अभी रिटर्न इंटीमेशन दे रहा हूँ। फिर लास्ट में लिख रहे हो कि भाई वो तो खो गया, तो अभी मुझे एक नया कार्ड चाहिए, तो उसका प्रोसीजर बता दीजिए। Further, also inform me about the procedure to be followed for issue of new credit card in place of old credit card. Kindly send me details of credit card for which I am eligible along with benefits and features. Also inform about the fees and charges and other procedure required. तो आपका देखो ऑलरेडी एक बार क्रेडिट कार्ड था, मतलब आप सोच रहे होगे कि ये प्रोसीजर क्यों पूछ रहा है, बिकॉज आपका पहले से ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड था, तो आपका आईडी एड्रेस प्रूफ ऑलरेडी बैंक के पास है। तो हो सकता है बैंक बोले कि नहीं आपको वापस जमा करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक लेटर दे दो और आपको कोई भी प्रूफ या एप्लीकेशन फॉर्म किसी की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि बहुत अलग अलग टाइप के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि भाई IRCTC और HDFC का क्रेडिट कार्ड है, या फिर जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है और ICICI का मिल्क एक क्रेडिट कार्ड है। उसके क्या सभी के अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं और उसमें अलग अलग लिमिट भी होते हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड मतलब आपकी अगर सैलरी थोड़ी कम है तो आपको कम लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड मिलेगा, आपकी सैलरी ज़्यादा है तो ज़्यादा क्रेडिट वाला मिलेगा क्रेडिट कार्ड। और अगर आपने बहुत रेगुलरली आपका बिल पे कर रहे हो तो हो सकता है आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाया जाए, इवन दो आपकी सैलरी कम हो तो भी। तो बेसिकली आप वो पूछ रहा है कि आप मुझे अपने अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बताइए कि कौन से कार्ड में क्या बेनिफिट है और फिर मेरी क्या एलिजिबिलिटी, आप मुझे कितना लिमिट तक क्रेडिट कार्ड दोगे। नाउ नेक्स्ट है ड्राफ्ट लेटर टू देना बैंक भरूच टू क्लोज द करंट अकाउंट। तो हम फर्स्ट सेशन ऑफ लेटर राइटिंग में ऑलरेडी क्लोजिंग ऑफ अकाउंट देख चुके थे। उसमें जब हमको अकाउंट क्लोज करने को बोला था तो हमको स्पेसिफाई नहीं किया था सेविंग्स है या करंट है। ये आप क्वेश्चन में ध्यान रखिए, यहाँ पे स्पेसिफिकली करंट अकाउंट लिखा गया है, तो आपको हर जगह पे करंट अकाउंट मेंशन करना है। आप गलती से उसको सेविंग्स मत कीजिएगा। तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से रीड करना है। फर्दर इसमें बैंक का नाम दिया है, बैंक के सिटी का नाम भी दिया है कि देना बैंक भरूच को आपको लिखना है। तो आपको याद रखना है कि आपको देना बैंक को ही लिखना है। उसमें बैंक का नाम भी वही होना चाहिए और भरूच सिटी का होना चाहिए। उसमें फिर आप कोई भी ऐसे अगर स्पेसिफाई नहीं किया है कौन से रोड में है या कौन सा ब्रांच है तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप कुछ ज़्यादा डिटेल देखना है तो आप फर्स्ट सेशन में जाके भी देख लीजिए। जो सेविंग्स अकाउंट का हमारा था फॉर्मेट, वो सेम ही फॉर्मेट रखा है कि भाई हम बोल रहे हैं कि हम दूसरे सिटी में दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं, तो अभी मुझे ये अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप प्लीज़ ये अकाउंट बंद कर दीजिए। और आपने जो बैंक ने मुझे चेक बुक इशू किया था उसमें से अभी 5-6 चेक मेरे पास पड़े हुए हैं अनयूज्ड, वो मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ। और ये जो अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो आप प्लीज़ मुझे किसी भी प्रेफरेबल मोड से दे दीजिए। आप मुझे डिमांड ड्राफ्ट करके दे दीजिए या किसी और तरीके से कैश में दे दीजिए, जो भी आपको प्रेफरेबल है उस मोड में आप मुझे पैसा रिफ़ंड कर दीजिए। तो यही चीज़ हमने सेविंग्स अकाउंट में लिखी थी, मतलब दूसरे लेटर में लिखी थी, पर आपको बस ध्यान रखना है कि वहाँ पे हमने सब जगह पे सेविंग्स अकाउंट मेंशन किया था, यहाँ पे सब जगह पे आपको करंट अकाउंट मेंशन करना है, इसलिए मैंने करंट अकाउंट को यहाँ हाईलाइट करके भी रखा हुआ है। नेक्स्ट जो है कि ड्राफ्ट ए लेटर ऑन बिहाफ ऑफ रमणीक भाई शाह दहगाम टू गेट इन्फॉर्मेशन टू ओपन डीमैट अकाउंट। यहाँ पे अगेन आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पर्सन लिख रहा है, जो कस्टमर है उसका नाम दिया हुआ है। तो रमणीक भाई शाह आपको मेंशन करना है कि आप रमणीक भाई शाह लेटर लिख रहे हैं। लास्ट में भी योर्स फेथफुली के बाद रमणीक भाई शाह का नेम और सिग्नेचर होना चाहिए। और फिर आपको ये भी बोला है कि रमणीक भाई शाह दहगाम में रहते हैं। तो अभी अगर तो फिर आपको जो बैंक है उसका नाम नहीं लिखा बोला है, तो आप बैंक किसी भी बैंक का नाम लिख सकते हो, किसी भी ब्रांच का नाम लिख सकते हो। और फिर आपको ध्यान रखना है दैट यू हैव टू गेट इन्फॉर्मेशन टू ओपन अप डीमैट अकाउंट। आपको डीमैट अकाउंट खोलने के लिए लेटर नहीं लिखना है,
आपको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए लेटर लिखना है। मतलब अभी आप सिर्फ जानकारी ले रहे हो, आप अकाउंट खोल नहीं रहे हो। तो आपने जैसे जनधन योजना वाले लेटर में लिखा था वो सिमिलर फॉर्मेट रखा है, बस मैंने सब जगह पे जनधन योजना का नाम निकाल के डीमैट अकाउंट लिख दिया है। मैं उनको बता रही हूँ मेरा ये सेविंग्स अकाउंट नंबर है और मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा था डीमैट अकाउंट को की फैसिलिटी से रिलेटेड, और अभी मैं अपने नाम पे डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ और मैं डीमैट अकाउंट अपने सेविंग्स अकाउंट के साथ ज्वाइन करवाना चाहता हूँ। सो हमने थर्ड पैराग्राफ में लिखा है काइंडली इन्फॉर्म me about the basic facility and features of demat account like rules and regulation, details and amount of charge payable, minimum monthly bank balance required to be maintained, what proofs and forms are required for opening demat account, etc. and prompt reply is expected. नेक्स्ट है यू होल्ड अकाउंट इन पंजाब नेशनल बैंक सूरत, तो यहाँ पे बैंक का नाम दिया हुआ है। ड्राफ्ट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द मैनेजर रिगार्डिंग इनडिसेंट बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द बैंक विथ यू, तो यहाँ पे आपको बस ध्यान रखना है कि आपको कौन से बैंक को लिखना है और कौन से सिटी में वो बैंक है वो दिया हुआ है। आपको लिखना है टू द मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक इन सूरत, और आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है, कंप्लेंट रिगार्डिंग, जो क्वेश्चन में दिया है इनडिसेंट बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय, तो आपको कंप्लेंट में इनडिसेंट बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय ही लिखना है। तो अभी जो हमने पहले जो लेटर देखा था रूड बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय, वो सेम ही लेटर है, वो पूरा सेम का सेम ही है, बस मैंने जो वर्ड्स है रूड बिहेवियर के बदले इनडिसेंट बिहेवियर कर दिया है। बिकॉज आपको एग्ज़ाम में या तो रूड बिहेवियर पूछेंगे या इनडिसेंट पूछेंगे, तो फिर आप सिर्फ एक ही बाय हार्ट करके जाओ, एक ही सर्कमस्टेंस याद करके जाओ जो कि दोनों में फिट हो जाए। तो मैंने वही रखा है और सिर्फ सब्जेक्ट चेंज कर दिया है। तो आप लेटर के अंदर भी जो थोड़े वर्ड्स हैं जहाँ पे रूड वर्ड आ रहा है वहाँ पे आप इनडिसेंट वर्ड यूज़ कर सकते हो, और थोड़ा मतलब क्वेश्चन के हिसाब से थोड़े वर्ड्स यूज़ करके, क्वेश्चन में जो वर्ड्स दिया है वही वर्ड्स आप लेटर में यूज़ करके थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हो। तो इसके साथ हम बैंक करस्पॉन्डेंस के सारे लेटर्स कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स दिए थे वो भी हो गए, और एक्सरसाइज में जो लेटर्स थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम नेक्स्ट टाइम सेकेंड चैप्टर जो कि लेटर्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वो हम देखेंगे। थैंक यू।